हेलो फ्रेंड्स। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियर की। जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो लोग इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर डेली आप लोग को एक न्यू जॉब अपडेट मिलेगा। मेरे चैनल पर जो भी जॉब अपडेट मिलेगा वो जेन्युइन रहता है, कोई भी जॉब अपडेट फेक नहीं रहता है। अब यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये देख रहे हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ये वैकेंसी कैची में निकली हुई है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, यहाँ में हम देख सकते हैं, विषय है कनीय अभियंता। असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति मंतव्य के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कनीय अभियंता असैनिक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालना है। ठीक है, बिहार सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दिया हुआ है btsc.bih.nic.in पर दिनांक 22/5/2023 से दिनांक 21/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो btsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। और कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो 22 मई 2023 से 21/6/2023 मतलब 21 जून 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अधियाची विभागों द्वारा प्राप्त कराए गए अधियाचना अनुसार वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं रिक्तियाँ की विवरण निम्नलिखित रूप से। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे किस विभाग में कितनी है वैकेंसी है, वेतनमान क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो जो भी इंडियन सिटीज़न है वो इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो भी सिविल से डिप्लोमा किए हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। ऑथराइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, फेक यूनिवर्सिटी से आप लोग का जो डिग्री डिप्लोमा है वो नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो सिविल में डिप्लोमा किए हैं वो लोग इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिएगा, कनीय अभियंता असैनिक। ठीक है, बैंड यहाँ पे है, देख सकते हैं सेकेंड है। ग्रेड पे आप लोग देख सकते हैं 4600 है, वेतनमान 7 है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब सैलरी इन हैंड आप लोग को 45,000 लगभग मिलेगा। सैलरी बहुत अच्छी है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विभाग का नाम है और रिक्ति है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कुल 60% ओपन है और 40% ओपन मतलब दूसरे स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 40% जो है बिहार के लिए। तो यहाँ पे टोटल रिक्तियाँ कितनी है, तो आप देख सकते हैं 519 है। ठीक है, 130 आर्थिक रूप से कम EWS के लिए और 35% जो रिजर्वेशन है वो फीमेल को मिलेगा। SC के लिए 208, अनुसूचित जाति के लिए 13, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ठीक है 233, पिछड़ा वर्ग 156, पिछड़े वर्ग की महिला 39। टोटल वैकेंसी कितनी है 1298 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें फिर नीचे डिफरेंट कैटेगरी का अलग अलग से दिया हुआ है। ओपन में कितना है, बिहार वाले के लिए कितना है वो बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ जल संसाधन विभाग बिहार पटना, इसमें टोटल वैकेंसी कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए 559 है। ठीक है, तो ऐसे ही करके सारे कैटेगरी का दिया हुआ है। OBC का इतना है, EBC का आप लोग देख सकते हैं 559 है। टोटल वैकेंसी है 2252। ठीक है, तो अब ये लोग देख सकते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना। सारे में आप लोग देख सकते हैं सभी विभाग में बहुत अच्छी, जैसे इसमें है कुल वैकेंसी यहाँ पे हम लोग देखते हैं 455 है। ठीक है, पथ निर्माण विभाग बिहार पटना में 576 सीट है टोटल। फिर आप लोग अपने अपने कैटेगरी में देख लेंगे। भवन निर्माण विभाग पटना में है 344, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना में है 689। उसके बाद है ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना में 1012 वैकेंसी है। यहाँ पे लघु जल संसाधन बिहार पटना में है 362। कुल योग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना है 6988 वैकेंसी है। तो ये बात आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, होने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नोट में आप लोग देख सकते हैं दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। जैसे डिफरेंट टाइप के डिसेबल कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें VH के लिए दृष्टि दिव्यांग ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, HS मूक बधिर दिव्यांग। ठीक है, तो आप अपने अगर डिसेबल कैंडिडेट है वो लोग अपने
कैटेगरी का जरूर देख लेंगे। अब है यहाँ पे नोट 2 में हम लोग देखते हैं कि 40% बिहार से अभिप्रेत है, मतलब दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या बिहार राज्य के अंदर अवस्थित विज्ञापन की कंडिका 1-3 में वर्णित संस्थानों में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगा। 60% ओपन से अभिप्रेत है, दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या पर चयनित विज्ञापन की कंडिका 1-3 में वर्णित सभी संस्थानों में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी योग्य पात्र होंगे। ठीक है। अब है परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट हो सकता है कि मे बी जो वैकेंसी है वो ज़्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए। ठीक है। आयु सीमा की यहाँ पे बात करते हैं, न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। अनारक्षित के लिए अधिकतम है 37 वर्ष। अनारक्षित महिला अगर हैं तो 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। SC ST के लिए, पुरुष महिला के लिए 42 साल। ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो लिखा होगा वो इसी को माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कन्या अभियंता अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी, जो ऑलरेडी हैं जूनियर इंजीनियर, ठीक है, किसी विभाग में, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो उन लोगों को छूट मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। तो 60 वर्ष से जो आप लोग ज़्यादा है उस ज़्यादा होने पर चयन नहीं किया जाएगा। आरक्षण, जो आरक्षण का नियम है उसी बेसिस पे होगा। ठीक है। आरक्षण के लिए जो जिस कैटेगरी से अगर उसका आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उस कैटेगरी का वो सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट है। ऑनलाइन आवेदन के प्रासंगिक कॉलम में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य होगा, मतलब फॉर्म भरते वक्त आप लोग सही अपना आरक्षण अगर लेना चाहते हैं तो कैटेगरी सही से डालिएगा। ठीक है। आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं। उस समय अगर फॉर्म में आप आरक्षण नहीं मतलब अपना कैटेगरी सही से नहीं रखते फिर आप लोग को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी। और किसको मिलेगा रिजर्वेशन का बेनिफिट? जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, और जो बिहार के बाहर के होंगे उनको कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। और कैसे पता चलेगा कौन बिहार के? तो आप जो परमानेंट एड्रेस जो डालेंगे वो बिहार का होना चाहिए। अब यहाँ पे है 3A का देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो SC ST में बेनिफिट लेना चाहते हैं उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल जमा करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी रहित मतलब नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जमा करना होगा और डोमिसाइल जमा करना होगा। EWS के लिए आय का इनकम का ब्यौरा देना होगा और जो डोमिसाइल है वो देना होगा। ठीक है। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने होगा। सिर्फ आप कास्ट सर्टिफिकेट दे देंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। आप लोग अगर OBC के हैं तो NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 673 दिनांक 8/3/2021 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य। और जो फीमेल कैंडिडेट है तो वो क्या करेगी, तो अपने जो उनके फादर होंगे उस बेसिस पे आप सर्टिफिकेट बनवाइएगा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध, और जो आप लोग इनकम बनवाते हैं वो जिस दिन से इशू हुआ रहेगा 1 साल तक वैलिड माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, अनुसूचित जाति SC, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो वो लोग अपना डिसेबल का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी है तो वो लोग भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अब है कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपया। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपया। अनुसूचित जाति, जनजाति, बिहार के अगर स्थायी निवासी हैं तो 150 रुपया। और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी है तो 150 रुपया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग के महिला पुरुष हो 600 रुपया। ठीक है। तो बिहार के अगर महिला हैं या SC ST से हैं तो उन लोग को 150 रुपया, और जो बिहार के बाहर के कोई भी है, महिला पुरुष कोई भी है, उन लोग को 600 रुपया। ठीक है। ध्यान रखिएगा। बिहार के महिला जो हैं या SC ST हैं 150 रुपया। ठीक है।
जो महिला है 150 रुपया, सिर्फ बिहार की जो महिला है उनको 150 रुपया, जो बाहर की है उन लोगों को 600 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे है ऑनलाइन पेमेंट ही आप लोग को होगा, ऑनलाइन तरीके से फॉर्म जमा भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ फीस शाल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट होगा। अब है फोटो पहचान पत्र। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने फोटो पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना अनिवार्य आवश्यक है। मतलब अगर आप फॉर्म भरते उस समय आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना अनिवार्य है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र अथवा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की संख्या अंकित। अगर आधार नहीं है इन केस, वैसे सभी के पास आजकल आधार कार्ड रहता है, अगर नहीं है तो आप लोग पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे आधार कार्ड ही डालिएगा। ठीक है, चयन की प्रक्रिया क्या है? कनीय अभियंता सैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना कर किया जाएगा। इसमें है कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उसके अगर कोई संविदा पे कहीं काम कर चुके हैं उस दोनों का जो अंक मिला के होगा वो उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद है संविदा के आधार पर कनीय अभियंता अथवा समान पद पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार, स्वशासी निकाय के कार्यालय में किए गए कार्य अनुभव मान्य होगा। ठीक है, तो अगर संविदा पे कहीं है कर रहे हैं बिहार सरकार में काम, तो आप लोग को उसका भी कुछ पॉइंट्स मिलेगा। संविदा के आधार पर कनीय अभियंता सैनिक के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं को चयन में अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी। ठीक है, उन लोग को कुछ और भी अंक मिलेगा और उन लोग को जो एग्ज़ाम में नंबर आएगा और जो ऑलरेडी संविदा पे काम कर उस दोनों का नंबर का जोड़ करके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसी के आधार पर बनेगा, दोनों के नंबर को जोड़ के। ठीक है, संविदा के आधार पर कार्य विधि को विनिश्चय संबंधी नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न। और अगर जॉब कर रहे हैं संविदा के आधार पर तो अपना सैलरी स्लिप लगाना अनिवार्य है। ठीक है, कार्यानुभव के अनुसार अवधि की गणना दिनांक 22/5/2023 तक की जाएगी। और ये जो गणना होगा आप कब से काम करें और 22/5/2023 जिस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है उस दिन तक का गणना होगा। ठीक है, अब है प्रथम चरण में है कि लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगा और कुल अंक 100 होंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, परीक्षा की संरचना की बात कहते हैं प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान मतलब आपके फील्ड से होगा, जिस डिप्लोमा अगर सिविल है उस फील्ड से होगा, एवं 20 प्रश्न सामान्य जीके का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में 80 सिविल डिप्लोमा है अगर क्वालिफिकेशन तो वहाँ से होगा और 20 जीके का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है कार्यक्षेत्र ज्ञान 80 प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली AICTE द्वारा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम करिकुलम के अनुसार पूछे जाएंगे। जो आप लोग का सिविल इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है उस बेसिस का 80 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग अच्छे से अपने सब्जेक्ट को पढ़ के जाइएगा। शेष 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे। 20 है, जीके भी रहेगा और उसमें करंट भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और हो सकता है डिफरेंट शिफ्ट में हो। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा स्कोर का। ठीक है, परीक्षा में गलत उत्तर के लेकर नकारात्मक अंकन लागू किया और नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और रॉन्ग रहेगा तो 0.25 नंबर आप लोग का कट कर लिया जाएगा। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट उस तभी बनेगा। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंकों मेधा सूची तैयार करने हेतु द्वितीय चरण के लिए उपयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड फेज जो होगा उसके लिए इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान समझ गए। ठीक है, द्वितीय चरण में है चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। कैसे होगा तैयार? ठीक है, मेधा सूची लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक आप लोग को वहाँ से मिलेगा। और B है कनीय अभियंता अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता
प्रति कार्य वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यतम दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका इसमें जो है जो CBT का नंबर, और अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, कहीं संविदा पे काम कर रहे हैं, तो उसका जितना साल काम किए रहेंगे उसको 5 से गुना कर दीजिए। लेकिन अधिकतम आप लोग को 25 नंबर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 75 नंबर का 100 में देखिए 75 नंबर का वेटेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 25 आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो कुल हो गया 100 अंक, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग कार्यानुभव के अंक की अधिमानता है तो अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में के विहित कॉलम में कार्यानुभव का दावा किया जाना अनिवार्य, इसलिए फॉर्म भरते वक्त आप लोग उसमें अपने जो अगर कहीं काम किए हुए वो जरूर भरिएगा, ठीक है। साथ ही संबंधित नियंत्रित प्राधिकार द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र अपलोड किया जाए, और अगर काम कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप अपलोड भी करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त, ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि काउंसलिंग के उपरांत रिक्तियों के विविध अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, ठीक है। आप फिर काउंसलिंग होगा, उसमें ऑलरेडी बताया गया है कि जो बिहार के लिए आरक्षित है, जो कैटेगरी वाइज है, उस बेसिस पे ही लिस्ट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद है महत्वपूर्ण निर्देश है, अपना सही से भरिएगा, जो अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, फोटो सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। फोटोग्राफ्स के बारे में लिखा हुआ है कि लेटेस्ट अपना डालिएगा, ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए, ये सब बताया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सैलरी स्लिप है, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, कब से कब तक, ठीक है, ये इस टाइप का बनवा के अपलोड कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूं और मैं भी अलग अलग जॉब अपडेट आप लोग के लिए लाती रहूं। थैंक यू।